नमस्ते बच्चों। आगे जो तीसरे अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना है फिल्म सेंसरशिप। जो तीसरे अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत कुछ देख लिया है। निर्देशन क्या है, निर्माण क्या है और छायांकन क्या है, डबिंग क्या है। इन सिनेमा के सारे जो तकनीक के बारे में, तकनीकी पक्ष के बारे में हमने जान चुके हैं। आगे जो है फिल्म सेंसरशिप। जो सेंसर बोर्ड ऐसा शब्द आप अक्सर सुने होंगे। तो ये भी नहीं, हम जब भी सिनेमा देखते हैं तब उसके स्क्रीन पे पहले एक सर्टिफिकेट आ जाते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों है, इस बात पर विचार करना जरूरी है। तो आप देखिए, तो ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ए मूविंग पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड। ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കണ്ടാൽ, ഒരു പടം നമുക്ക് കണ്ടാൽ, ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ 1000 ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊരു ചലച്ചിത്രമാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിൽ 10 ഇരട്ടി പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के मानस पर 1000 शब्दों की तुलना में सिर्फ एक चलचित्र 1000 गुना प्रभाव डालता है. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ 1000 ശബ്ദങ്ങൾ എന്ത് പ്രഭാവമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ഇരട്ടി आयटुला प्रभावम और सिनेमा के नल्गुवान साधिके. तो ये भी कहा जाता है कि यह प्रभाव जो सिनेमा देखने पर व्यक्ति के मन में जो प्रभाव होता है, ये प्रभाव व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता पर आधारित है. हर एक व्यक्ति सिनेमा अपने तरीके से देखता है. एक व्यक्ति को कुछ फिल्म अच्छे लगते हैं और कुछ व्यक्तियों को फिल्म अच्छे नहीं लगते. एक फिल्म यदि हम सब मिलके देखेंगे तो आधे भाग के जो व्यक्तियों को वो फिल्म अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सभी को फिल्म अच्छा लगेगा. तो इस प्रकार की जो चीज है वो तो व्यक्ति के मानसिक परिपक्वता, മനസ്സിന്റെ പക്വതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി സിനിമയിൽ നിന്നും അയാൾ പ്രഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും. और उसे यह औसत व्यक्ति के नजरिए से मापना चाहिए. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ സിനിമ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിന്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല. तो इसलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ए मूविंग पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स. व्यक्ति के मानस पर 1000 शब्दों की तुलना में सिर्फ एक चलचित्र 1000 गुना प्रभाव डालता है. हमें यह आगे देखना है कि भारत में सिनेमा का उद्भव और विकास कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, सेंसर बोर्ड की स्थापना क्यों हुई, सेंसरशिप और सेंसर बोर्ड क्या होता है. तो भारत में सिनेमा का जो उद्भव और विकास का समय जो ब्रिटिश शासन काल में था, इसका विकास और उद्भव भी उस काल में ही हुआ था. हम तो जानते हैं उस समय हम गुलाम बनकर रह रहे थे. तो गुलाम बनकर रहते समय जो हमारे राजनेताओं ने, जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं ने क्या किया कि जनता को उद्बोधित करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में सिनेमा को चुन लिया. तो उस सिनेमा में क्या क्या हुआ करते थे, उस सिनेमा में जो है जो भारत की भावना, भारतीयता की भावना, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा, सामाजिक बोध, इन सभी को जगाने लायक एक सशक्त माध्यम बन गए उस समय फिल्म. तो ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारियों को मालूम है कि फिल्म के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से लोग तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में अवगत हो जाएगा. तो ये भी नहीं, राष्ट्रीयवादियों के विचारों को प्रसारित करने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में राजनीतिज्ञ नेताओं ने इस फिल्म को अपनाया होगा. तब इस पर अंग्रेजी सरकार का जो ध्यान हमेशा ही रहा. वो देख रहे थे सिनेमा के माध्यम से वो समाज में क्या क्या प्रतिफलित करना चाहते हैं. तो इसलिए उन्हें यह भी पता था कि ये जरूर ब्रिटिश शासन के खिलाफ होंगे. तो इसलिए उस पर कुछ नियम लागू कर दिया गया. तो ये सेंसर बोर्ड का कार्य भी इसके अंतर्गत है. तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सिनेमा के माध्यम को जो कुछ नियम लागू कर दिया गया, उसके अंदर ही ये सेंसर कार्य आते हैं. तो अक्सर सिनेमा में ऐसा होता है कि
दर्शकों को लुभाने और उनकी आधारभूत मूल भावनाओं को, बेसिक इंस्टिंक्ट को उत्तेजित करने का प्रयास फिल्म निर्माता करते हैं। तो हमारे मन में अनेक भावनाएं होते हैं। इन भावनाओं को कुछ फिल्म देखने पर हमारे मन में सुप्त पड़ी गई वासनाएं या भावनाएं जागृत हो जाती हैं। फिर कभी कभी कुछ फिल्में ऐसे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय परंपरा के विरुद्ध होते हैं। फिर इस प्रभावशाली माध्यम जो है हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय परंपरा के विरुद्ध सिद्ध करने लायक भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। तो इस हिसाब से सेंसर बोर्ड और जो सेंसर एवं प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि फिल्म में जो कुछ भी उनके हिसाब से वो दिखाएगा। तो സിനിമ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉതകുന്ന സിനിമകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാമൂഹികവും നമ്മുടെ സംസ്കാരപരവും രാഷ്ട്രീയത്തേക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു തടയിടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രമാൺ പത്ര, പിന്നെ സെൻസർ बोर्ड ഇതൊക്കെ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे. तो इसकी आवश्यकता यही है. तो फिल्म सेंसरशिप, तो हमें यहाँ पर देखना है ये फिल्म सेंसरशिप का जो पहला सरकारी कानून ആദ്യത്തെ അതിന്റെ കാനൂൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴാണ്? അതിന്റെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം വന്നത് ഫിലിം സെൻസർഷിപ്പിന്റെ നിയമം വന്നത് 1918 जो 1918 में ही पहला जो फिल्म बनाया गया. तो आप देखिए 1918 में ही पहला जो कानून सेंसरशिप का पहला कानून बना दिया गया. तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिनेमा प्रदर्शन और उसकी जगह के लिए लाइसेंस की तथा देखने योग्य सिनेमा सूचित करने वाला प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य था. तो 1918 में यहाँ पर एक नियम पारित किया गया है कि वहां पर जो सिनेमा के लिए, सिनेमा प्रदर्शन के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और इस सिनेमा प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. ये सब किसके हिसाब से? सरकारी कानून 1918 के हिसाब से हम ये कर सकते हैं. तो आप देख लीजिए, तो इनमें जो है दो फिल्म सेंसरशिप में जो हम प्रारंभ में ही कर सकते हैं कि 1918 में जो है यह कानून बना दिया गया और इसमें लाइसेंस की जरूरत होती है और सिनेमा में प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर भी ध्यान दिया गया है. इनके हिसाब से ही इस पर हम ध्यान देने लगे. तो आप देखिए सिनेमा के लिए हमें किन किन, तो एक और उसके प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है, लाइसेंस की जरूरत है. और लाइसेंस और प्रमाण पत्र देने के अधिकारी को कौन नियुक्त करेगा? लाइसेंस और प्रमाण पत्र देने वाले जो अधिकारियों को गवर्नर जनरल ही नियुक्त करेगा. कौन नियुक्त करेगा? गवर्नर जनरल ही नियुक्त करेगा. तो वही इसमें जो बताया गया है क्या है कि ये सिनेमा के जो लाइसेंस, प्रमाण पत्र के ये सब देने वाले अधिकारी को गवर्नर नियुक्त करेगा. इस एक्ट के अनुसार मुंबई, मद्रास, कोलकाता और रंगून में 1920 में तथा लाहौर में 1927 में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई. तो सेंसर बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई, क्यों हुई? तो 1918 में सेंसरशिप के बारे में एक सरकारी कानून पारित किया गया. तो इसमें यह कहा गया है कि सिनेमा के प्रदर्शन के लिए लाइसेंस की, उसकी जगह के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और इसे दिखाने के लिए
प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी जो है उसको गवर्नर जनरल नियुक्त करता है। और इस एक्ट के मुताबिक मुंबई, मद्रास, कोलकाता और रंगून में 1920 में तथा लाहौर में 1927 में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई। फिर उस समय भारत, बर्मा और लंका एक ही उपमहाद्वीप थे और ब्रिटेन सरकार के अधीन थे, इसलिए रंगून भी इसमें आए। तो उस समय जो है भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत रंगून ऐसा एक जगह भी था, इसलिए उस जगह में भी सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई। 1927 में तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त की इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी। तो 1927 में भारत सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की। उस कमेटी का नाम क्या है? इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी। तो मुंबई बोर्ड में, इसके जो मुंबई के बोर्ड में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य से इन 6 सदस्यों को लेकर एक कमेटी 1927 में तत्कालीन भारत सरकार ने नियुक्त की। उस कमेटी का नाम है इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी। इसके जो मुंबई बोर्ड में ये 6 सदस्य थे। प्रत्येक फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले उसे बोर्ड के सदस्य देखते थे। तो उस समय 50 प्रकार के दृश्य जो है सिनेमा में नहीं दिखाए जा सकते थे। वो दृश्य कौन कौन से हैं? कामुक दृश्य, अतिरंजित स्नान दृश्य, पशुओं के प्रति हिंसा, बहुत खून निकलने वाले दृश्य आदि। तो इस प्रकार एक कमेटी बनाए गए। फिल्म प्रदर्शन के पहले क्या करना चाहिए? इस कमेटी के सम्मुख उस फिल्म को प्रदर्शित करना चाहिए। उस समय कुछ जो है कुछ दृश्यों को सिनेमा में हम नहीं दिखा सकते। कामुक दृश्य, अतिरंजित स्नान दृश्य, पशुओं के प्रति हिंसा, बहुत खून निकलने वाले दृश्य, ये सब। सिनेमेटोग्राफ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1949 में सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम पारित हुआ। तो ये सिनेमेटोग्राफ समिति की कुछ सिफारिशें निकली। इसके तहत क्या हुआ कि 1949 में सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम पारित हुआ। मई 1949 को यह अधिनियम लागू हो गया। इसके अनुसार फिल्म के 2 श्रेणियों में फिल्म को बांटा जा सकता है, ए फिल्म और यू फिल्म, एडल्ट फिल्म और यूनिवर्सल फिल्म। तो अगस्त 1949 में एस.के. पटेल की अध्यक्षता में एक फिल्म जांच समिति का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? एस.के. पटेल की अध्यक्षता में एक फिल्म जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति ने फिल्म उद्योग के सभी पक्षों पर सर्वांगीण समीक्षा की। फिल्म उद्योग के सभी पक्षों पर आलोचना की है। 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम पास किया गया। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम कब पास किया गया? 1952 में, जिसने इस विषय के पिछले सारे अधिनियम को रद्द कर दिया। इन्हीं अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बनाया गया। तो आप देखिए सेंसर बोर्ड का जो पहला सरकारी कानून, സെൻസർ ബോർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം 1911 ഇറങ്ങിയത്. ഇതിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൈസൻസും പ്രമാണപത്രവും കൊടുക്കുന്ന അധികാരിയെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് നിയമിച്ചത്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ബോംബെ, മദ്രാസ്, കൽക്കട്ട, രംഗൂണില് 1920-ലും ലാഹോറിൽ 1927-ലും സെൻസർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1927 അന്നത്തെ ഭാരത സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് കമ്മിറ്റി ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ആ ബോർഡില് 6 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സിനിമയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണം. ആ സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ദൃശ്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. 50
തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാമുക ദൃശ്യ, അതിരഞ്ജിത് സ്നാൻ ദൃശ്യ, പശുओं के प्रति हिंसा, बहुत खून निकलने वाले ദൃശ്യ ആദി. അങ്ങനെ ഈ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി സമിതിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് 1949 സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് संशोधन अधिनियम പാസാക്കി പാരിത് किया गया. മെയ് 1949 ഇത് നിലവിൽ വന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് സിനിമ രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് സിനിമയെ വിഭജിച്ചു. ഒന്ന് എ ഫിലിമും മറ്റൊന്ന് യു ഫിലിമും, അഡൽട്ട്സുള്ളിയും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സലും. 1949 ഓഗസ്റ്റിൽ എസ് കെ പട്ടേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഫിലിം ജാഞ്ച് സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ജാഞ്ച് സമിതി സിനിമാ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമിതിയായിരുന്നു. 1952 സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് അധിനിയം പാസ് किया गया. 1952 സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് അധിനിയം പാസാക്കിയത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അധിനിയമങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നിയമത്തിലാണ് കേന്ദ്രീയ ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് बनाया गया. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്രീയ ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സെൻസർ ബോർഡ് സംബന്ധി कोई कानून, സെൻസർ ബോർഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ സെൻസർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. സെൻസർ ബോർഡ് സംബന്ധി कोई भी कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा के अनुरूप होना चाहिए. അപ്പോ ഈ സെൻസർ ബോർഡ് സംബന്ധി കാനൂൻ, സെൻസർ ബോർഡിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അനുച്ഛേദ 19 ധാര 2 और 10 अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए. 10 അധിനിയമത്തിനനുസരിച്ചുമാണ് ഈ സെൻസർ ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 19ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ അധിനിയം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത്. അത് മാത്രവുമല്ല, മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 10 അധിനിയമങ്ങളെയും കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സെൻസർ ബോർഡ് സംബന്ധിയായ നിയമം നടപ്പാക്കിയത്. ജിസ്കാ അന്തിം നിർണയ് അദാലത്ത് ഹി കരേഗ. ഇതിന്റെ അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അദാലത്ത്, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ്. फिल्म सेंसर संबंधी कानून में सिर्फ इतना कहा जाना चाहिए कि फिल्म संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 2 में व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शित न होना चाहिए. वो फिल्म निदेशक को या डायरेक्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस धारा में, हमारे संविधान की इस धारा में जो कहा गया है, इस बात का जो पालन करते हुए सिनेमा प्रदर्शित करना चाहिए. इस व्यवस्था के विरुद्ध सिनेमा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 19ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ 9ാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ 2ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാവൂ, അല്ലാതെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. वर्तमान सेंसरशिप सन 1952 में बनाए गए कानून 1983 में सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत कार्य करती है. तो ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സെൻസർഷിപ്പ്, അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം 1952 1983 സിനിമറ്റോഗ്രാഫ് പ്രമാൺ നിയം, സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമം ആയിട്ട് അത് ഇറങ്ങിയത് 1983. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ സമയ സമയ पर भारत सरकार द्वारा, ഓരോ സമയത്തും ഭാരത സർക്കാർ നൽകുന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും സിനിമാ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. यह दिशा निर्देश भारतीय संविधान की धारा 5B के अंतर्गत जारी किए जाते हैं. ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 5ാമത്തെ ധാരയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. जिनके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के धारा 5 के अनुसार क्या क्या धारा 5 में क्या कहता है? फिल्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित किसी भी दिशा का उल्लंघन होने पर न दिया जाए. താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ സിനിമയ്ക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം
नोकू, भारत की एकता एवं स्वाधीनता की रक्षा, इसके खिलाफ यदि कुछ कहे जाए तो उस फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। राज्यों की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए उस फिल्म से, अन्यथा उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। पड़ोसी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि पड़ोसी देशों के खिलाफ रह के कोई सिनेमा लिया गया तो उस फिल्म को क्या नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था एवं कानून, पब्लिक ऑर्डर, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। मानहानि, किसी भी प्रकार की मानहानि नहीं होना चाहिए। अदालत की अवमानता, कोर्टिने एതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമയൊന്നും പാടില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് പ്രമാण पत्र नहीं मिलेगा। फिर किसी भी जुर्म, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ऑफेंस ഉണ്ടെങ്കിൽ प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए सेंसर संबंधी जो कानून भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 19वें अनुच्छेद में, कौन से धारा में है, 2। फिर 10 अधिनियमों के अंतर्गत ही ये बनाया गया है। इसके अनुसार क्या है, भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो कुछ भी व्यवस्था बताए गए हैं उसके हिसाब से सिनेमा प्रदर्शित करना चाहिए। तो वर्तमान जो सेंसरशिप जो कानून है 1952 में बनाया गया है और सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम जो है 1983 में बनाया गया है। और भारतीय संविधान की जो धारा 5B के अनुसार जो निम्नलिखित किसी भी दिशा का उल्लंघन करने पर उस फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। भारत की एकता एवं स्वाधीनता की रक्षा, राज्यों की सुरक्षा, पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक व्यवस्था एवं कानून, नैतिकता, मानहानि, अदालत की अवमानता, किसी भी जुर्म। तो ये आपके समझ में जरूर आए होंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स को लिख के पढ़ लीजिए। तो आगे जो है फिल्म प्रमाण पत्र की श्रेणियां। फिल्म प्रमाण पत्र की कई श्रेणियां होते हैं। जो फिल्म की कई श्रेणियां होते हैं उस प्रकार उन फिल्मों को देने वाली जो प्रमाण पत्र है उसकी भी श्रेणियां हैं। പല ടൈപ്പിലുള്ള സിനിമകൾ ഉള്ളതുപോലെ ആ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പലതരത്തിലാണ്। तो वो किस प्रकार है, भारतीय संविधान में सिनेमेटोग्राफिक कानून 1952 की धारा 37 के अनुसार सेंसर बोर्ड की स्थापना के साथ फिल्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ जो सिनेमेटोग्राफिक कानून 1952 में बनाया गया है उसकी जो धारा 37 में यह भी बताया गया है कि सेंसर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए और सेंसर बोर्ड की स्थापना के बाद क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ फिल्म के लिए प्रमाण पत्र जारी करना है। सेंसर बोर्ड स्थापित करना, साथ साथ उसे प्रमाण पत्र भी देना। तो किस प्रकार सेंसर बोर्ड की स्थापना करेंगे, किस प्रकार प्रमाण पत्र देंगे, इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो आप देखिए आरंभ में सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों के प्रमाण पत्र ही दिए जाते थे। प्रारंभ में हमने पहले देखा था तो ए और यू, डेंस ओनली और यूनिवर्सल, इन दोनों को ही पहले प्रमाण पत्र दिया गया था। तो आगे जो है 4 प्रकार के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये 4 प्रकार के प्रमाण पत्र क्या है वो हम देखेंगे। तो आप देखिए तो यू माने सार्वजनिक या अनिर्बंधित, अनरेस्ट्रिक्टेड प्रदर्शन के लिए, सबके लिए, ये सार्वजनिक है। यू सर्टिफिकेट माने सार्वजनिक। यदि कहीं किसी फिल्म में ये सर्टिफिकेट हम देखेंगे तो वयस्कों के लिए यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം। यूए यदि कहीं दिखाया गया है तो आपको समझना चाहिए अनिबंधित प्रदर्शन, परंतु 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिभावकों के मार्गदर्शन के साथ, നിബന്ധനകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദർശനം, 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പാരന്റ്സിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കാണേണ്ട സിനിമ. तो ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ सर्टिफिकेट കാണിക്കില്ലേ, सिनेमा के जो प्रमाण पत्र, उसमें आप देख लीजिए यू लिखा है या ये लिखा है, यू ए लिखा है या एस लिखा है। तो इसका मतलब है किसी विशेष समूह के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए। तो आजकल इन चारों तरीके का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है
यू सार्वजनिक, ए वयस्कों के लिए, यू ए अनुबंधित प्रदर्शन और यस किसी विशेष समूह के लिए। तो ये समझ में आए होंगे। तो आगे आप देख लीजिए। सिनेमेटोग्राफ कानून के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियमित अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 12 अधिक से अधिक यानी कि 25 सदस्य होते हैं। तो सिनेमेटोग्राफ कानून और नियम उണ്ടല്ലോ उसके तहत दो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में ये सर्टिफिकेट ഒക്കെ നൽകുന്ന सेंट्रलाइज्ड फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म सर्टिफाइड बोर्ड, उस बोर्ड में जो है सरकार द्वारा नियमित नामित अध्यक्ष होंगे। सरकार नॉमिनेट ചെയ്ത ഒരു അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും और उसके साथ और 11 से अधिक लोग भी इसके सदस्य बनेंगे। कुल मिला के यानी 25 सदस्य वരെ ഉണ്ടാകും। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, फिल्म प्रमाणन बोर्ड में सेंसर बोर्ड नहीं है, प्रमाणन बोर्ड, उसका मतलब है जो सर्टिफिकेट वगैरह देता है ना वही बोर्ड। उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष, उसके अतिरिक्त कुछ सदस्य भी होंगे। कुल मिला के 25 सदस्य होते हैं। जो ये सदस्य जो है समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले होते हैं। तो वो समाजशास्त्री होंगे, सोशियोളജിസ്റ്റ് होंगे, कानूनविद होंगे, നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ശിക്ഷ ടെക്നീഷ്യൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരിക്കാം, കല एवं സിനിമ ആർട്ട് ആൻഡ് ഫിലിമില് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ പേരുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം। इस प्रकार के जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में होने वाले सदस्य, तो उसमें जो है पहले जो भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष होते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ सदस्य भी होते हैं। कुल मिला के 25 सदस्य होते हैं। इसमें जो प्रबुद्ध समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध व्यक्तित्व ही इस बोर्ड के सदस्य बनेंगे। जो इनका कार्यकाल अधिक से अधिक 3 वर्ष का होता है। इस प्रकार इसके जो सदस्यों का जो कालावधि जो है 3 साल तक ही होता है। फिल्म प्रमाणन की योग्यता का निर्धारण बोर्ड द्वारा गठित निम्नलिखित प्रकार की समितियां करती है। तो फिल्म प्रमाणन, फिल्म സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ സിനിമയ്ക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള സമിതികളാണ്। ആ സമിതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 2 സമിതികളാണ് ഉള്ളത്। पहला जो है परीक्षण समिति, एग्जामिनिंग कमेटी, दूसरा जो है पुनर्विचार समिति। इन दोनों समिति ही किन किन फिल्मों को प्रमाणन देना है न देना है इस पर विचार करते हैं। तो आप देखिए, तो एग्जामिनिंग कमेटी क्या करते हैं? परीक्षण कमेटी, इस समिति में परीक्षण अधिकारी के अतिरिक्त 4 नामित सदस्य होते हैं। ഈ സമിതിയിൽ ഒരു എക്സാമിനറോടൊപ്പം കൂടാതെ 4 വേറെ സദസ്യരും ഉണ്ടായിരിക്കും। ഇതിൽ 2 इनमें 2 महिला सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है। 2 लेडीज ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്। इस समिति द्वारा फिल्म के प्रदर्शन के बाद एकमत निर्णय के अनुसार प्रमाण पत्र जारी दिया जाता है। फिल्म इन समिति के मेंबर्स के सामने प्रदर्शित करेगा। इन समिति के लोग एक मत से सहमत है तो उस फिल्म को प्रमाण दिया जाता है। എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിനിമയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും। तो दूसरा है पुनर्विचार समिति। परीक्षण समिति के सदस्यों में मतभेद होने पर अथवा एकमत निर्णय को फिल्म निर्माता आवेदक द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में एकमत निर्णय को फिल्म निर्माता आवेदक द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में फिल्म को पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार समिति को भेजा जाता है। जो एग्जामिन कमेटी के सभी सदस्य उस फिल्म को जो प्रमाण देने के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट देने के लिए सहमत नहीं है तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए रिवाइजिंग कमेटी के सामने उस फिल्म को भेजा जाता है। तो परीक्षण समिति या पुनर्विचार समिति के निर्णय को फिल्म निर्माता आवेदक द्वारा चुनौती दी जाने के लिए फिल्म प्रमाणन निवेदन अदालत, फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल
FCAT की स्थापना की गई है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आप देखिए, कभी कभी कुछ फिल्मों को ये क्या है, परीक्षण समिति और पुनर्विचार समिति उसके लिए सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं होते। तब ऐसे समय में जो निर्माता और आवेदक उनके उस निर्णय को चुनौती देने के लिए ये इस प्रकार के ट्रिब्यूनल के पास जाती है। तो इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल की स्थापना इस प्रकार के जो निर्माता और आवेदक की सहायता के लिए है। यदि उनके फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे तो उसको चैलेंज करते हुए वो लोग जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो इसकी स्थापना जो है की गई है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। तो आप देखिए, फिल्म सेंसरशिप में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार के फिल्में दिखाई जाना है, फिल्मों में किन किन दृश्यों को ना दिखाना है, और उसमें कितने उस प्रमाणन बोर्ड में कितने सदस्य होना है, और 2 समितियां होते हैं। पहला जो एग्जामिन कमेटी है, दूसरा रिवाइजिंग कमेटी। उन दोनों से काम नहीं चलेगा तो वे लोग सर्टिफिकेशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो आगे ഫിലിം പ്രമാണൻ ദിശാനിർദേശ്. ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നൽകുന്ന निर्देशങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा फिल्म प्रमाणन से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं. പലപ്പോഴായിട്ട് സെൻട്രൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പലപ്പോഴും ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ये किस लिए है? ये दिशा निर्देशन सामाजिक परिवेश तथा परिवर्तनों एवं फिल्म निर्माण में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, ताकि समाज को इन फिल्मों द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ मनोरंजन प्राप्त हो जा सके। तो वो इसलिए है कि समाज निरंतर परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये भी नहीं, बहुत सारे जो परिवर्तन आते रहते हैं, परिवेश भी बदलते जाते हैं, फिल्म निर्माण में नए नए टेक्निकों का आविष्कार हो जाते हैं। तो इसलिए समय समय पर केंद्र सरकार बहुत सारे निर्देश देते हैं, क्योंकि फिल्मों द्वारा जो दर्शकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ मनोरंजन प्राप्त हो जा सके. ദർശകർക്ക് സ്വസ്ഥമായതും നല്ലതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. बोर्ड को यह भी अधिकार होता है कि वह फिल्म के शीर्षक का भी सावधानी पूर्वक आकलन करे, ताकि वो हिंसा, नग्नता, भद्दापन न उकसाए या उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना न करे. तो इस बोर्ड के सदस्यों को उस फिल्म के नामकरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है. उस नामकरण से कोई हिंसा का बोध नहीं होना चाहिए, नग्नता का बोध नहीं होना चाहिए, फिर ये भी नहीं है कि भद्दापन, इससे अच्छे मूल्य समाज को नहीं मिला, तो ऐसे जो नामकरण को हटा देना चाहिए. तो नामकरण पर भी उन्हें ध्यान देना आवश्यक है. अगला पॉइंट जो है फिल्म सेंसरशिप अवमानना. तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने जो बातें बताई है उसका उल्लंघन करके कभी कभी फिल्मों का प्रदर्शन होता है. वो किस प्रकार है, यही हम यहाँ पर देख रहे हैं. फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की सेंसरशिप अवमानता, സെൻസർഷിപ്പിനെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിൽ അവഹേളന പ്രകാശമേ हैं. എന്തെല്ലാം അവഹേളനയാണ് ആളുകൾ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. सबसे पहला जो है वयस्कों के लिए प्रमाणित फिल्मों को अवयस्क को दिखाना. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സിനിമ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ കാണിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. അടുത്തത് विशेष दर्शकों के लिए प्रमाणित फिल्म को अन्य दर्शकों को दिखाना. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ദർശകർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ അല്ലാത്തവരെ കാണിക്കുക.
प्रामाणिक फिल्म के अतिरिक्त उसे किसी अन्य प्रकार या प्रारूप में प्रदर्शित करना। സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ DVD ആയിട്ടും CD ആയിട്ടും ഒക്കെ प्रदर्शिപ്പിക്കുന്നത്। यहाँ प्रकार का अर्थ वीडियो फिल्म, CD या DVD आदि रूपों में उसे प्रदर्शित करना, ये कानून के खिलाफ है। इस प्रकार हम नहीं दिखाना चाहिए, सिनेमा थिएटर में ही प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये फिल्म सेंसर बोर्ड की जो अवहेलना है। प्रारूप के अर्थ है सेंसर होने के बाद फिल्म का प्रामाणिक प्रारूप जब निर्माता, वितरक या प्रदर्शक इसी प्रारूप में फेर बदल या कुछ अवांछनीय दृश्यों को जोड़कर फिल्म प्रदर्शित करते हैं तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जिस फिल्म को जो सेंसर बोर्ड के सामने प्रदर्शित करता है उस फिल्म के अंदर जो न दिखाई गई कुछ बातों को, कुछ दृश्यों को जोड़कर उसे प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन कहते हैं। तो इंटरपोलेशन क्या है? तो प्रारूप में फेर बदल या कुछ अवांछनीय दृश्यों को जोड़कर फिल्म प्रदर्शित करते हैं तो उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। ये इंटरपोलेशन निम्न प्रकार से करते हैं लोग। पहला जो है सेंसर द्वारा निकाल दिए गए अंशों को दोबारा जोड़कर। जो सेंसर बोर्ड के सामने फिल्म प्रदर्शित करते हैं उस समय सेंसर बोर्ड के लोग कुछ दृश्यों को डिलीट करते हैं, लेकिन जब असली तौर पर सिनेमा थिएटर पे आते हैं तब उस डिलीटेड अंशों को भी उसमें जोड़कर दिखाते हैं। यही सेंसरशिप की जो अवहेलना है, इंटरपोलेशन है। दूसरा जो इंटरपोलेशन ऐसे अंशों को जोड़कर जो सेंसर को दिखाए ही नहीं गए हो, सेंसर बोर्डिന്റെ മുന്നിൽ അവർ കാണിക്കാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ചേർക്കുക। ऐसे अंश जिनका फिल्म से कोई संबंध न हो उसे जोड़कर, सिनेमയുടെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക। ऐसे फिल्म का प्रदर्शन कर जिन्हें सेंसर प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया हो या जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया हो। ചില സിനിമകൾ സെൻസർ ബോർഡ് ബാൻ ചെയ്തതായിരിക്കും, അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാത്തതായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക। नकली सेंसर प्रमाण पत्र का प्रयोग करके फिल्म प्रदर्शित करना, ശരിക്കും സെൻസർ ബോർഡ് കൊടുക്കാത്ത नकली സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി फिल्म प्रदर्शिപ്പിക്കുക। ये सब इंटरपोलेशन है। फिर बिना सेंसर प्रमाण पत्र के फिल्म का प्रदर्शन करना, सेंसर सर्टिफिकेट इല്ലാതെ തന്നെ സിനിമ प्रदर्शिപ്പിക്കുക। तो आप देखिए किन किन प्रकारों से सेंसर बोर्ड की अवहेलना हो रहे हैं। जो वयस्कों के लिए नहीं दिखाना चाहिए वो वयस्कों के लिए दिखाने लायक फिल्म को अवयस्कों को दिखाना, और दूसरा जो है फिर विशेष दर्शकों के लिए प्रमाणित फिल्म को अन्य दर्शकों को दिखाना। फिर कुछ जो सेंसर बोर्ड के सामने है उसी रूप में सिनेमा नहीं प्रदर्शित करके DVD, वीडियो फिल्म इस रूप में परिवर्तित करके दिखाना। फिर कुछ अंशों को जोड़कर दिखाना, फिल्म से कुछ अंश जो सेंसर बोर्ड डिलीट कर दिए हैं उसे दोबारा जोड़कर दिखाना। फिर कुछ अंश सेंसर बोर्ड को नहीं दिखाए हैं तो उसे भी जोड़ के दिखाना। फिर कुछ अंश जो फिल्म से कोई संबंध नहीं रखते हैं तो उसे भी जोड़ के प्रकाशित करना। फिर जो सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र देने से कुछ फिल्मों को बैन कर दिया गया था उस फिल्म को प्रदर्शित करना। फिर नकली सेंसर प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रदर्शित करना, बिना सेंसर प्रमाण पत्र के भी फिल्म प्रदर्शित करना। इतना कुछ जो सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे के लिए पूछा जाएगा तो आप सेंसर बोर्ड की स्थापना जो ब्रिटिश सरकार के जो समय से ही शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय भारत गुलामी में था, तो गुलामी भारत की जनता को, गुलाम जनता को जगाने के लिए उस समय के राजनीतिज्ञ जो हैं फिल्म को एक माध्यम के रूप में अपनाया था। लेकिन हमेशा ब्रिटिश लोग इस माध्यम पर दृष्टि रख ली और उनके खिलाफ कुछ न आने के लिए उन्होंने उस पर कुछ नियम लागू कर दिया गया। 1918 में ही पहला जो नियम बनाया गया था, फिर बाद में 1920 में और 1927 में जो है सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई है। फिर सिनेमेटोग्राफी समिति का गठन भी हुआ है।
फिर जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 1949 में पारित किया गया, इसके हिसाब से 2 श्रेणियों की फिल्में थी, ए फिल्म और यू फिल्म। फिर उसके बाद जो है 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम पास किया गया और उसके अंदर जो फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई। फिर आगे जो है फिल्म सेंसर बोर्ड से संबंधित जो कानूनी नियम जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 धारा 2 में बताई गई है, उसके हिसाब से फिल्म प्रदर्शित करना आवश्यक है। और 1952 में वर्तमान फिल्म सेंसरशिप कानून बनाया गया। सिनेमेटोग्राफ प्रमाण नियम 1983 में बनाया गया और हमारे जो संविधान की धारा 5B में बताया गया है कि फिल्म के प्रमाण पत्र निम्नलिखित किसी दशा का उल्लंघन होने पर न दिया जाए। जो फिल्म में भारत की एकता एवं स्वाधीनता की रक्षा होनी चाहिए, राज्यों की सुरक्षा, पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक व्यवस्था एवं कानून पर ध्यान रखना, नैतिकता, मानहानि, अदालत की अवमानना, किसी भी जुर्म, इन सभी से परे होने चाहिए फिल्म, अन्यथा नहीं तो उसे प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। फिर प्रमाण पत्र की कुछ श्रेणियां होते हैं, यू, ए, यूएएस। यू माने सार्वजनिक, ए माने वयस्कों के लिए, यूए अनिबंधित प्रदर्शन, एस किसी विशेष समूह के लिए। तो इसके लिए सिनेमेटोग्राफ कानून के अंतर्गत एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई। उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी उसके सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 25 सदस्य होते हैं। ये सदस्य जो है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जन होते हैं। तो इनके सामने ही फिल्म सबसे पहले प्रदर्शित होता है, उनके निर्णय के अनुसार ही उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इनके अधीन में 2 समितियां होते हैं, परीक्षण समिति और फिर रिवाइजिंग कमेटी, पुनर्विचार समिति। परीक्षण समिति के सामने, परीक्षण समिति में जो है एक परीक्षण अधिकारी होते हैं, उसके साथ साथ 4 नामित सदस्य होते हैं। इसमें 2 महिला सदस्य का होना जरूरी है। ये फिल्म देखकर ये सभी लोग सहमत होता है तो उस फिल्म को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है। कभी कभी जो बोर्ड मेंबर्स के बीच में सहमति न होने पर पुनर्विचार समिति के पास उसे रख दिया जाता है। पुनर्विचार समिति से भी कोई काम नहीं है तो ये निर्मातागण जो है फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो दिल्ली में ही स्थित है। तो बीच बीच में जो है भारत सरकार की ओर से फिल्म प्रमाणन की दिशा में कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि समाज परिवर्तित होते हैं और दर्शकों के जो मन भी परिवर्तित होते रहते हैं और फिल्मों में जो है नए नए तकनीक आते रहते हैं। तो इसी हिसाब से जो केंद्र सरकार समय समय पर निर्देश देते हैं। उनका मकसद यह है कि जो फिल्मों द्वारा दर्शकों को स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन प्राप्त हो जाए। फिर इस बोर्ड को जो है फिल्म के जो शीर्षक पर भी ध्यान देना चाहिए। उस शीर्षक कभी भी हिंसा, नग्नता, भद्दापन को उकसाने या दिशा निर्देशों की अवहेलना न करने लायक होना जरूरी है। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि फिल्म सेंसरशिप की जो अवहेलना करते हैं, किस प्रकार वो करते हैं। वयस्कों के लिए प्रमाणित फिल्म अवयस्कों को दिखा के, फिर कुछ विशेष दर्शकों को प्रमाणित फिल्मों को अन्य दर्शकों को दिखाना, फिर कभी कभी जिस प्रारूप में उसे दिखाया है उस रूप को बदल के डीवीडी, वीडियो, सीडी इस रूप में दिखाना। फिर जो निर्देशक अपनी हिसाब से जो सेंसर बोर्ड के सामने न दिखाया हो उस दृश्यों को जोड़ के फिल्म प्रदर्शित करना, उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन कुछ 6 प्रकार के होते हैं। सेंसर कुछ अंशों को डिलीट कर दिए होंगे, उसे दोबारा जोड़ के दिखाना। फिर कुछ अंशों को सेंसर बोर्ड के सामने दिखाया भी नहीं होंगे, उस अंशों को जोड़कर दिखाना। फिर कुछ अंश को जो सिनेमा से कोई संबंध नहीं है फिर भी उसे जोड़ के दिखाना। सेंसर बोर्ड जिस फिल्म को प्रमाण पत्र देने में बैन कर दिया है उस फिल्म को प्रदर्शित करना। फिर असली सर्टिफिकेट के स्थान पर नकली सर्टिफिकेट प्रदर्शित करके फिल्म को दिखाना। फिर प्रमाण पत्र के बिना ही फिल्म को दिखाना। तो इतने जो पॉइंट्स हैं फिल्म सेंसरशिप के अंतर्गत आने वाले हैं।
तो अंत में सिनेमाटोग्राफ कानून 1952 के अंतर्गत फिल्म, पोस्टर, विज्ञापन तथा अन्य प्रचार सामग्री जो व्यक्ति की मूल भावनाओं को उत्तेजित करे, इंडियन पीनल कोड की धारा 292 के अंतर्गत एक ही कानून के अंतर्गत आती है। ഇത് മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് നിയമം അനുസരിച്ച് സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ, വിജ്ഞാപൻ, മറ്റ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികളെല്ലാം വ്യക്തിയുടെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ധാര 292 ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. इस कानून का पालन करना राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में, विशेषकर पुलिस के कार्य क्षेत्र में आता है. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസ് അധികാരികളാണ്. तो सेंसरशिप में इन सारी की सारी बातें आते हैं जो उनके प्रदर्शन से लेकर उनके प्रचार प्रसार में भी जो भी बात आ जाते हैं वो साधारण जनता के बेसिक इंस्टिंक्ट को उत्तेजित न करें. उत्तेजित करेंगे तो वो इंडियन पीनल कोड के 292 के अंतर्गत वो आ जाएगी. इस प्रकार के कानून का पालन करना आवश्यक है. ये प्रशासन के अधिकार की अंतर्गत अधिकार की परिधि में आ जाते हैं. इसको जो पुलिस लोग ही उसका जो पालन, जो पुलिस लोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं. पुलिस को ही यही देखना चाहिए कि फिल्म निर्माता जो हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं या नहीं. तो तीसरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और अगले हफ्ते जो आपकी परीक्षा है तो आप इसके लिए अच्छी तरह तैयार हो जाइए. मुझे विश्वास है इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे. इसके हिसाब से आप कुछ पॉइंट्स तैयार करके रखिए और अच्छी तरह पढ़ लीजिए. धन्यवाद.